वादी कश्मीर में आज दुकानें व दिगर कारोबारी इदारे बंद हैं। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल भी बहुत कम देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में मामूली नौयत के पथराव के कुछ वाकयात की भी खबरें आ रही हैं। उधर आज से कश्मीर डिवीजन में 10वीं के बोर्ड इम्तिहान शुरू होंगे। आज दिन के 12:30 बजे पहला पेपर होगा। इम्तिहान को लेकर इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात किए हैं। इम्तिहानी मराकज के अंदर हीटिंग सिस्टम का भी इंतजाम है। याद रहे कि वादी में दफा 370 की मनसूखी के बाद 80 दिनों तक स्कूल बंद रहे। तलबा ने निसाब में नरमी की मांग की थी, हालांकि इंतजामिया ने इनकी मांगों को नजरअंदाज किया है। उधर यूरोपीय पार्लियामान का 28 रुकनी वफ्द आज कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। ये वफ्द रियासत की जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद यूरोपीय पार्लियामान का ये वफ्द का ये दौरा हो रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ्द ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये वफ्द दिल्ली से वादी कश्मीर की तरफ रवाना हो गया है। A good opportunity for us to come here and first hand hear what the situation is in Kashmir, how the changes are going to be affected, and also for us now to go into Kashmir as a foreign delegation and to be able to see first hand for ourselves what is happening on the ground. Fantastic, and I'm quite reassured actually that we're getting access to Kashmir and the first foreign delegates to be able to do that, to look at the situation on the ground. Of course the UK is part of the Commonwealth of Nations and we're absolutely adamant that we must try and maintain peace and unity between our various Anglosphere countries, and so it's good to be able to go to Kashmir, look at the geopolitical situation and be able to report back at home what we उधर यूरोपीय पार्लियामान अरकान के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ जहां कश्मीर में पार्लियामानी अरकान के दौरे पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, मीडिया पर पाबंदी है, वहीं दिगर मुल्क के वफ्द को कश्मीर दौरे की इजाजत देना कहां तक सही है? कौन यकीन करेगा कि कश्मीर के हालात ठीक है? ये सब कुछ कहा राशिद अल्वी कांग्रेस लीडर ने। अगर सरकार इजाजत दे रही है कश्मीर में जाने की, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले देश के विपक्ष के नेताओं को जाने की इजाजत क्यों नहीं है? कश्मीर के अपने नेताओं को गिरफ्तार करके आपने जेल में क्यों डाल रखा है? देश के मीडिया को जाने की इजाजत क्यों नहीं है? और अगर इस डेलीगेशन को आपने इजाजत दी है तो कल को अमेरिकन डेलीगेशन को, यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन को, ब्रिटेन के डेलीगेशन को आप रोक नहीं सकते हैं। और अगर रोकेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी कि ये आपका मैनेजमेंट है और आपने इन लोगों को किसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भेजा है। अगर देश का अपने नेता नहीं जा सकते हैं, मीडिया नहीं जा सकता है, कौन यकीन करेगा कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं? दुनिया तभी यकीन करेगी जब हम लोगों को जाने की इजाजत होगी। तो यूरोपीय पार्लियामेंट का 28 रुकनी वफ्द कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोगों को रोने की आदत है, वो मनफी सोच के आदी हो गए। रोने का रोग लग गया है और ये तमाम ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिनके दिमाग में निगेटिविटी भरी पड़ी है, नकारात्मकता भरी पड़ी है। वो सकारात्मक चीजें सोच ही नहीं सकते। और ऐसे रोने के जो रोगी हैं उनका हम क्या इलाज कर सकते हैं? देखिए, ये देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसमें कि देश इस बात को महसूस कर रहा है कि आज पूरा देश एक निशान एक विधान के रास्ते से जुड़ गया है। आज जिस कश्मीर में कहा जाता था कि कश्मीर में भारत के संविधान की तमाम धाराएं लागू नहीं होंगी, तमाम कानून भारत के लागू नहीं होते, अलग से संविधान बनता था, अलग से निशान होता था, आज जो है वो देश के विधान और देश के निशान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ गया है या जुड़ रहा है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, गौरव से भरपूर क्षण है, न केवल भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर लेकर के लोगों के। वहीं आलमी उमूर के माहिर कमर आगा ने कहा कि एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि वफ्द को सरहदी इलाके का दौरा भी कराना चाहिए और इन्हें दिखाना चाहिए कि पाकिस्तानी गोलाबारी से किस हद तक घरों और फसलों के अलावा जानी नुकसान हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है
कि डेलीगेशन जा रहा है वहाँ, स्वयं जाके देखेंगे। जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उनके सामने आ जाएगा, सब सामने खुल के बात। जिस तरीके से भारत को बदनाम करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हर फोरम में जाके इसको उठाते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की बातें कर रही हैं, ख़ास तौर से अमेरिकन कांग्रेस में जो डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो अब ये यूरोपियन आए हैं, ये जाएंगे, खुद ही देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से हालात नॉर्मल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो इंटरनल जो सिचुएशन है, आतंकवादी संगठन किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनको किस तरह से पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है, सीमा के ऊपर सीमा रेखा का उल्लंघन, बार बार फायरिंग करना। फिर उसके अलावा ये कि उनको मैं समझता हूँ कि ये विज़िट जो है केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बड़े बड़े शहरों में, श्रीनगर के और आसपास के, बल्कि इनको बॉर्डर के एरिए पे भी जाना चाहिए, जहाँ पे जो गांव हैं जिस तरीके से तबाह बर्बाद फायरिंग में हुए हैं, उनकी पूरी फसलें ख़राब हो गई हैं, उनकी जीविका के लिए उनके सामने जीविका की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, उनके लोग कितने इंजर्ड हुए हैं। तो ये सारी बातें उनको ये भी देखना चाहिए। तो यूरोपीय पार्लियामान का वफ्द श्रीनगर की रवाना हो चुका है श्रीनगर के लिए, और इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट एक बार फिर से श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। परवेज, श्रीनगर के लिए ये यूरोपीय यूनियन निकल चुका है, ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें या फिर मुल्क की बात करें, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जब हिंदुस्तान के अपने लीडरों को जाने से रोका जा रहा है, वादी कश्मीर वहीं मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो फिर यूरोपीय यूनियन को किसी मैनेजमेंट के तहत बुलाया गया है, ऐसा कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। जी बिल्कुल सना, सही आपने कहा कि इसमें जो है अब सियासत शुरू हो गई है। अगर देखें तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस पर काफ़ी अपना रद्दमल जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि जब अपोजिशन लीडर्स को यहाँ कश्मीर आना था तो उनको 3 बार यहाँ पे रोका गया आने से, और फिर सुप्रीम कोर्ट को रुजू करके उनको फिर गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ पे आने दिया गया। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे भी कश्मीर में भी सियासी जो गहमा गहमी है इस पर काफ़ी तेज़ हो गई है। कुछ सियासी लीडरों का मानना है कि जब सियासी कायदीन सारे बंद हैं तो आखिर ये किन लोगों से यहाँ पे, किन डेलीगेशन से यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो डेलीगेशन है ये यहाँ के 3 सियासी लीडरों से अभी तक मिल चुका है। कल दिल्ली में ही उनके साथ बात हुई है, जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग हैं जो पीडीपी के ये हैं सरकर्दा एक लीडर हैं, दूसरा मोहम्मद अल्ताफ है जो कि पीडीपी से सबकदोश हो गए थे कुछ दिनों पहले, और कांग्रेस के उस्मान मजीद हैं जिन्होंने इनके साथ मुलाकात अभी तक की है। तो कुल मिला के देखें तो अगर इनका प्रोग्राम हम देखें तो 11:30 पौने 12 के करीब ये यहाँ श्रीनगर के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। श्रीनगर के एयरपोर्ट से ये सीधे इनको जो यहाँ पे होटल ललित है वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ डेलीगेशंस हैं वो, जिनमें से कुछ डेलीगेशंस बीजेपी के हैं, कुछ डेलीगेशंस हैं पंच सरपंच जो हैं उनसे इनकी मुलाकातें की जाएंगी। कुछ ट्रेडर्स बॉडी भी हैं जो शायद इनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाएंगी। बाद में बताया जा रहा है कि बाद में वो गवर्नर, यहाँ के मुकामी गवर्नर से मुलाकात होंगे, और उसके बाद का जो प्रोग्राम है इनका वो अभी पूरी तरह से वाजिया नहीं कर दिया गया है। ताहम खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद इस डेलीगेशन को एलओसी पे भी ले जाया जाए, टंगड़ा साइड पे भी ले जाया जाएगा, जहाँ पे जो मुकामी बाशिंदे हैं वहाँ पे जो बॉर्डर पे रहते हैं वो किन मुश्किलात से 2-4 होते हैं उनसे भी उनको रूबरू और आलमी नूर के माहिर कमर आगा की तरफ से कहा जा रहा था कि जो डेलीगेशन है वफ्द है उन्हें एलओसी पर भी ले जाया जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वहां पर पाकिस्तान की गोलाबारी से कितने नुकसान हुए हैं। बहुत शुक्रिया परवेज, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। केजरीवाल हुकूमत ने आज से दिल्ली में खवातीन के लिए मुफ्त सफर का इंतजाम किया है। भाई दूज के मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की खवातीन को यह तोहफा दिया है। वहीं आज दिल्ली के बसों में मार्शल्स की भी तैनाती अमल में आएगी। पब्लिक सेफ्टी खासतौर पर खवातीन की हिफाजत के लिए 13,000 बस मार्शल्स आज तैनात की जाएंगी। आज भाई दूज है और आज से दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए बस में मुफ्त में सफर करने वाली मुहिम शुरू हो चुकी है। इस वक्त जिस बस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंडक्टर साहब है वो टिकट दे रहे हैं। एक अगले स्टैंड तक का टिकट हमने भी ले लिया है। इस तरीके का पिंक टिकट आपको यहाँ पर मिलेगा जिसके आपको कोई दाम नहीं चुकाने हैं, लेकिन ये टिकट लेना आपके लिए अनिवार्य है। जो महिलाएं हैं वो इस तरीके की पिंक टिकट लेंगे। जैसे कि फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक महिला जो है वो यहाँ टिकट खरीद भी रही है। आपको जानकारी है कि आज से फ्री है टिकट? जी जी मैम। तो क्या कहेंगी?
थैंक्स कहेंगे केजरीवाल जी को। तो आप कहाँ लगाएंगे ये जो पैसा बचेगा? ये कहाँ लगाएंगे? वोट देंगे केजरीवाल जी को। चलिए, और भी महिलाएं यहाँ पर आगे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि चलती बस है तो थोड़ी मुश्किल हमारे लिए भी है, लेकिन जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे पूछेंगे। पहले तो ये बताइए, कितना टिकट का खर्चा आपका हो जाता था पहले महीने भर का? मैक्सिमम 1000 या 1200, हाँ ऐसे लग जाता था। तो अब ये पैसा बचेगा? यस मैम। कहाँ लगाने की सोच रही हैं? वही घर के सामानों के लिए, या सेविंग कर सकते हैं, इसका आरडी वगैरह फिक्स करा सकते हैं, तो ये फिक्स ही है बचना, तो यही इस टाइप का। इनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ तौर पे बता रही है कि ये बेहद खुश है। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, टिकट ली आज आपने? हाँ ली है। कौन सी वाली? बिना पैसों की। बिना पैसों की। कितना पैसा बचा लेंगे लगता है महीने में इस तरीके से? अब 10 रुपया 5 रुपया रोज लगता है काम पे, हाँ। वो बचेगा। तो 10 रुपया 5 रुपया बच्चे ले लेते हैं, हाँ। अब टिकट का बच जाएगा, बच्चों को दे देंगे। चलिए, बच्चों को दे देंगे। और चेहरे की मुस्कुराहट साफ तौर पे बता रही है कि पैसे बचेंगे, उसको अपने परिवार के लिए, अपनी सेविंग के लिए ये महिलाएं इस्तेमाल करेंगी। पहले ये होता था कि भाई दूज के दिन जो बसेस होती थी वो महिलाओं के लिए फ्री की जाती थी, लेकिन आज से इस मुहिम को शुरू कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसे देकर टिकट लेना चाहती है तो उसकी मनाही है। ये टिकट आपको लेनी होगी जब आप बस में चढ़ती हैं, इसके लिए आपको पैसे नहीं चुकाने होंगे, लेकिन आप अगर मूल्य देकर टिकट खरीदना चाहती है तो उसका भी ऑप्शन होगा। दिल्ली सरकार ने मार्शल की योजना भी कल से शुरू की है, हर गाड़ी में मार्शल मौजूद होने की। जिस डीटीसी बस में हम मौजूद है, थोड़ा सा अगर आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो यहां पर भी मार्शल की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है। यानी कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का सफर सुरक्षित हो, ये बात दिल्ली सरकार कह रही है। ऐसे में टिकट फ्री के साथ साथ मार्शल भी गाड़ी में, बस में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ प्रियंका कांटवा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर दिल्ली में फिजाई आलूदगी में काफी इजाफा देखा जा रहा है। आसमान पर धुंध और धुआं छाया हुआ है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 तक पहुंच गया है, जो फिजाई आलूदगी की बेहद खराब सतह मानी जाती है। वहीं नोएडा की भी ऐसी ही कुछ हालत है। दिल्ली में GRAP प्लान लागू है, लेकिन इसका भी असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गेट से हमारे नुमाइंदे प्रियंका ने जायजा लिया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी 500 को पार किए हुए है, यानी कि हानिकारक स्थिति पर बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट के आसपास, और यहाँ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धुंधलापन जो है वो साफ नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली में GRAP प्लान यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है, जिसके चलते अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कार्रवाई करनी होती है। जैसे कि फिलहाल हानिकारक स्थिति पर दिल्ली की हवा बनी हुई है, तो जो स्वीपिंग है वो मैनुअल नहीं हो सकती, यानी कि झाड़ू नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ मैकेनाइज जो स्वीपिंग होती है वो की जा सकती है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि इंडिया गेट के आसपास धूल ही धूल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, यानी कि हानिकारक स्थिति में जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको भी रोक दिया जाता है। कई ऐसे लेवल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है GRAP प्लान के तहत। लेकिन अगर इंडिया गेट की बात करें तो यहाँ पर पहले ही जो धुंध है, कोहरा है, वो बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ लगने वाला झाड़ू भी यहाँ के जो PM 2.5 पार्टिकल्स है उनको और बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ आने वाली लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ प्रियंका कांटवा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। दिल्ली में इंडिया गेट के अतराफ काफी धुंध देखी जा रही है। हमारी नुमाइंदा यहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, यानी कि कल से और ज्यादा लग रहा है। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, और आप देख सकते हैं कि विजिबल प्रॉपरली है भी नहीं। और जो कल जैसे कि न्यूज में बता रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है 400 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। आज 500 के पार है। यस, विच इज वेरी डेंजरस टू द पीपल्स। तो दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उसका मेन रीजन है यहाँ का पोल्यूशन का कारण है, जैसे कि व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन जैसे दिल्ली में हो रही है, एनक्रोचमेंट है, क्रैकर्स जो लोग बाग आजकल चला रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है। हाँ, प्रदूषण काफी महसूस हो रहा है, आंखों में जलन और सांस लेने में भी दिक्कत है, और रोशनी तो आप देख रहे हैं काफी कम है, धुंधलापन भी काफी है। हम लोग अभी अहमदाबाद से जस्ट यहाँ आए, पर थोड़ा बस ऐसे चेंज लग रहा है। वहाँ पे हमारा बहुत क्लीननेस हो गया है, अभी पहले से बहुत बेटर हो गया। अभी थोड़ा एटमॉस्फेयर भी ठीक लग रहा है, और उससे इस बाद इतना नहीं है सफाई महसूस हो रहा है। यहाँ उतरने के, दिल्ली उतरने के बाद हमको आंखों में जलन चालू हो गई है, और बहुत आंसू से निकल जाते हैं।
बहुत तकलीफ पड़ती है सांस लेने में भी। अहमदाबाद में स्काई पूरा क्लियर होता है, यहाँ पे फॉग है पूरा स्काई में, सूरज बहुत ब्राइटली शाइन करता है, सुबह भी यहाँ पे थोड़ा डिमली शाइन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है, तो वहीं बीजेपी शिवसेना को छोटे भाई के दर्जे पर ही रखना चाहती है। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि हम हुकूमत के भूखे नहीं, यानी सत्ता के भूखे नहीं हैं। हुकूमत के लिए जमहूरियत का कत्ल करना हमारा काम नहीं है। शिवसेना हमेशा इस तरह की सियासत से दूर रही है। और हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करते आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है, और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, हाँ, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। शिवसेना ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को दूर रखा है। तकरीबन 5 दिन हुए हैं आपका प्री पोल अलायंस है बीजेपी के साथ, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता स्थापन करने में? हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में इमीडिएटली जो है वो सत्ता भी स्थापन हो गई, शपथ। देखिए, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं, और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है। तो ये इशारे संजय राउत खुद कह रहे हैं और कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत पेचीदा हो चली है। ऐसे में सरकार बनाने को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। एक बार फिर से अमित रॉय अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित रॉय, संजय राउत कुछ देर पहले मीडिया से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना जो है सत्ता की भूखी नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि शिवसेना जमहूरियत का मर्डर करने वाली पार्टी नहीं है। इन तमाम चीजों से क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, कुल मिलाकर इस बात का अर्थ यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है शिवसेना कर रही है। अब बीजेपी को लगातार चेतावनी दे रही है कि हमारी जो बातें तय हैं 50-50 को उसको जल्द मान लिया जाए, वरना हमारे पास ऑप्शन भी है। लेकिन ये सबके बीच में जो एक नाम है शरद पवार, सबकी निगाह है शरद पवार पे है। चूंकि शरद पवार ने पहले ही कह दिया था कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार किस करवट जाते हैं। क्या शिवसेना बीजेपी के बीच अगर सरकार नहीं बनती है दोनों को मिलाकर, क्या शरद पवार बीजेपी को समर्थन देते हैं, या शरद पवार जो है शिवसेना के सामने आते हैं कि शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिला के सत्ता बनाती है? तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है शिवसेना तरफ से बनाया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में 50-50 का फॉर्मूला तो नहीं तय हुआ, लेकिन सरकार में जो भागीदारी है वो 50-50 की हो, मुख्यमंत्री भी 2.5 साल का हो। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं बीजेपी कतई मानने से को तैयार नहीं है, और जिस तरह से शिवसेना लगातार बीजेपी पे प्रहार कर रही है उससे बीजेपी के जो आला नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो नाराज चल रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब तक शिवसेना जो है कटाक्ष करना बंद नहीं करेगी, अपने मुखपत्र सामना के जरिए हमले करना बंद नहीं करेगी, तब तक बीजेपी शिवसेना से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें जो है वो शरद पवार पे टिकी है, क्योंकि शरद पवार के जो नंबर है एनसीपी के वो है 54, शिवसेना की है 56। हालांकि ये दोनों मिलकर भी नहीं बना सकते, इन्हें कांग्रेस का समर्थन बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखना ये होगा बीजेपी क्या निर्णय लेती है। लेकिन अभी की जो खबरें आ रही है कि आला नेता जो है बीजेपी के वो नाराज चल रहे शिवसेना से, और शिवसेना लगातार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है। जी, और बीजेपी और शिवसेना के साथ एक और पार्टी है आरपीआई। रामदास अठावले ने पहले ही कहा है कि शिवसेना को मान लेना चाहिए और डिप्टी सीएम का ओहदा संभाल लेना चाहिए। ऐसे में शरद पवार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि शरद पवार क्या कुछ फैसले लेते हैं। हालांकि इससे पहले शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो शिवसेना के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ।